नमस्कार और स्वागत है एक और खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे कनेक्शन की गहराई में उतर रहे हैं जिसके बारे में हम शायद ज़्यादा सोचते नहीं। हमारे दिमाग और हमारी आंत यानी हमारा पाचन तंत्र, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं। और ये जुड़ाव सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है। और ये हमारी सेहत, हमारे वजन और यहाँ तक कि हमारे मूड पर भी गहरा असर डालती है। बिल्कुल। हम इमरन मेयर की किताब द माइंड गट कनेक्शन के कुछ हिस्सों को आधार बनाकर इस बातचीत को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, कुछ दशक पहले जैसे 1970 के दशक में मेडिकल साइंस शरीर को एक जटिल मशीन की तरह देखती थी। हाँ, जैसे कोई महंगी गाड़ी हो, है ना, जिसके अलग अलग पुर्जे हैं और उनकी देखभाल करनी पड़ती है। तब इलाज का फोकस ज्यादातर तेज बीमारियों पर था। इन्फेक्शन हो गया, हड्डी टूट गई, दिल का दौरा पड़ गया, इनको ठीक करो। लेकिन लेखक को तभी ये महसूस हुआ कि ये नजरिया शायद अधूरा है। पेट के अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर या पुराने दर्द जैसी समस्याओं में दिमाग कहाँ फिट होता है, इसका जिक्र ही नहीं था। ये जो मशीन वाला मॉडल था, ये इन चीजों को समझा नहीं पाता था। और यहीं से आज की हमारी चर्चा का मिशन शुरू होता है। हम इस मशीन मॉडल से आगे बढ़कर शरीर को एक इंटेलिजेंट सिस्टम, कह सकते हैं एक तरह के सुपर कंप्यूटर की तरह देखेंगे, जहां दिमाग और आंत लगातार डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं। तो चलिए इस छिपे हुए संवाद को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। ये जो पुराना मशीन वाला नजरिया था, वो तीव्र या एक्यूट बीमारियों के लिए तो कमाल का साबित हुआ। एंटीबायोटिक्स, सर्जरी, इनसे जानें बची, बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ा सैन्यवादी, मिलिटरिस्टिक भी था। सैन्यवादी कैसे? जैसे कैंसर के खिलाफ जंग छेड़ना। शरीर एक युद्ध का मैदान बन गया और दुश्मन यानी बीमारी को मिटाने के लिए हम जहरीले रसायन या रेडिएशन इस्तेमाल करते थे। अच्छा, और इसका साइड इफेक्ट, वो कोलैटरल डैमेज? हाँ बिल्कुल, जैसे एंटीबायोटिक्स के साथ होता है, बुरे बैक्टीरिया के साथ बेचारे अच्छे बैक्टीरिया भी मारे जाते हैं। सही। पर सब बात पुरानी यानी क्रॉनिक बीमारियों की आई तो ये मॉडल फेल होने लगा। इलाज सिर्फ लक्षणों पर अटक गया। ब्लड प्रेशर बढ़ा, ठीक है बीटा ब्लॉकर ले लो। एसिडिटी हुई, पीपीआई खा लो। जड़ तक कोई नहीं जा रहा था, जो अक्सर दिमाग और उसकी प्रतिक्रियाओं से जुड़ी होती है। और इसका नतीजा स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखा। जैसे अमेरिका का सिस्टम दुनिया में सबसे महंगा है, पर असर के मामले में WHO की 2000 की रिपोर्ट थी। लागत में नंबर 1, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस में 37वें नंबर पर। जी, और हाल की कॉमनवेल्थ फंड रिपोर्ट ने भी 11 अमीर देशों में अमेरिका को सबसे महंगा और प्रदर्शन में आखिरी बताया, खासकर पुरानी दर्द, IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और मानसिक स्वास्थ्य के मामलों में। तो सवाल ये उठता है, क्या हमारी सोच ही गलत थी? क्या ये मॉडल ही काम नहीं कर रहा था? हाँ बिल्कुल, जैसे टेक्नोलॉजी बदली है वैसे ही शरीर को समझने के हमारे मॉडल भी बदल रहे हैं। अब हम इसे सिर्फ पुर्जों का जोड़ नहीं मानते हैं, अब इसे एक सूचना प्रसंस्करण प्रणाली, एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह देख रहे हैं, जिसमें दिमाग की कंप्यूटिंग पावर और आंत की अपनी बुद्धिमत्ता भी शामिल है। पहले तो हम आंत को बस एक पाइपलाइन समझते थे, है ना? सीधा सा हिसाब। हाँ बिल्कुल, खाना चबाया, पेट में एसिड ने घोला, आंत ने सोखा, बचा हुआ बाहर। हाँ, वो पुराना स्टीम इंजन मॉडल। लेकिन असलियत तो कहीं ज्यादा जटिल और कह सकते हैं आकर्षक है। सोचिए, पेट का एसिड बैटरी एसिड जितना शक्तिशाली हो सकता है ना। बाप रे। और फिर पित्ताशय, गॉल ब्लैडर और अग्नाशय, पैंक्रियस हैं जो पाचन के लिए जरूरी पित्त और एंजाइम सप्लाई करते हैं। और वो आंत की लहरें, पेरिस्टल्सिस, वो भी खास है। वाह, पूरी साधारण नहीं है। वो भोजन के हिसाब से, जैसा खाना है उस हिसाब से अपनी लय और ताकत बदल लेती हैं, ताकि पोषक तत्व सही से सोखे जा सकें। और जब पेट खाली होता है तब एक अलग बहुत शक्तिशाली लहर चलती है, माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स या MMC। MMC ये क्या है? ये हर 90 मिनट में पूरी आंत की सफाई करती है, जैसे कोई हाउसकीपर झाड़ू लगा रहा हो। ये अवांछित कणों और रोगाणुओं को साफ करती है, और ये इतनी मजबूत होती है कि ब्राजील नट जैसी सख्त चीज को भी आगे धकेल सकती है। कमाल है। और इसी जटिलता की वजह से माइकल गेशोन ने आंत के अपने नर्वस सिस्टम को दूसरा दिमाग कहा, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। जी हाँ, ENS। उन्होंने दिखाया था कि गिनी पिग की आंत का टुकड़ा अगर शरीर से बाहर भी निकाल दें तो भी वो बिना दिमाग के कनेक्शन के चीजों को आगे बढ़ा सकता है। ये काफी हद तक स्वतंत्र है, खुद अपना काम कर सकता है। वाह, तो ये दूसरा दिमाग सिर्फ चीजें आगे ही नहीं बढ़ाता, ये महसूस भी करता है।
बिल्कुल। आंत में स्वाद के रिसेप्टर्स होते हैं, मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा, उमामी, ठीक वैसे ही जैसे हमारी जबान पर। ये खाने के केमिकल सिग्नल को पहचानते हैं। यहाँ तक कि खाने की बनावट मतलब टेक्सचर के लिए भी रिसेप्टर्स हैं। और भूख लगने और पेट भरने का एहसास, क्या वो भी यहीं से कंट्रोल होता है? काफी हद तक हाँ। जब पेट खाली होता है तो ग्रेलिन नाम का भूख हार्मोन निकलता है। वो दिमाग को सिग्नल भेजता है, भाई खाना खाओ। अच्छा। और जब पेट भर जाता है तो छोटी आंत से कई तरह के तृप्ति हार्मोन निकलते हैं, सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स। वो दिमाग को बताते हैं बस अब रुक जाओ। ये पूरा सिस्टम अविश्वसनीय रूप से इंटेलिजेंट है। इस दिमाग आंत के कनेक्शन का पहला पक्का सबूत तो काफी पहले मिल गया था शायद, वो आर्मी सर्जन विलियम ब्यूमॉन्ट और एलेक्सिस सेंट मार्टिन की कहानी। हम 1822 की बात है वो। सेंट मार्टिन को गलती से पेट में गोली लगी थी और उसके पेट में एक स्थायी छेद, मतलब एक तरह की खिड़की बन गई थी। गैस्ट्रिक फिस्टुला कहते हैं उसे। ब्यूमॉन्ट ने इस खिड़की से पाचन क्रिया को सालों तक स्टडी किया और उन्होंने एक चौंकाने वाली चीज देखी। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि जब सेंट मार्टिन गुस्से में होता था तो उसका पाचन धीमा पड़ जाता था और पेट में एसिड भी कम बनता था। अच्छा, मतलब ये पहली बार था जब किसी ने वैज्ञानिक तौर पर भावनाओं और पाचन का सीधा रिश्ता देखा। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प मोड़ लेती है। तो ये बातचीत होती कैसे है? इसके रास्ते क्या हैं दिमाग और आंत के बीच? कई रास्ते हैं। एक तो है वेगस नर्व। ये एक तरह का सुपर हाईवे समझ लीजिए। ये दिमाग और आंत के बीच दोनों तरफ से जानकारी ले जाता है। ठीक है। फिर हैं आंत से निकलने वाले हार्मोन और पेप्टाइड्स जैसे गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, सोमैटोस्टैटिन। इनमें से कुछ तो मेढकों और सुअरों में खोजे गए थे, जिससे पता चलता है कि यह सिस्टम कितना पुराना है, कितना एवोल्यूशनरी है। और इम्यून सिस्टम का भी रोल है इसमें। बहुत बड़ा रोल। आंत की परत में इम्यून सेल्स की पूरी फौज तैनात रहती है, जैसे पेयर्स पैचेस नाम की चौकियां हैं, और डेंड्रेटिक सेल्स जैसे गश्त करते सिपाही। ये लगातार निगरानी रखते हैं और खतरा महसूस होने पर साइटोकाइंस नाम के सिग्नल भेजते हैं। साइटोकाइंस ये क्या करते हैं? ये सिग्नल खून के जरिए या फिर वेगस नर्व के जरिए दिमाग तक पहुंच सकते हैं। ये सूजन या अलर्ट के सिग्नल होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, हमारे पेट के बैक्टीरिया, वो खरबों माइक्रोब्स, उनका क्या? हाँ, ये शायद सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक है पिछले कुछ दशकों की। ये माइक्रोब्स भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जैसे इंसुलिन और सेरोटोनिन। सच में? बैक्टीरिया सेरोटोनिन बनाते हैं? हाँ, ये एक तरह की यूनिवर्सल बायोलॉजिकल भाषा लगती है, जिसे हमारे सेल्स और हमारे मेहमान माइक्रोब्स दोनों इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पेट के कीटाणु सीधे हमारे मूड और एनर्जी लेवल को प्रभावित कर सकते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल। साइटोकाइंस वेगस नर्व के जरिए दिमाग को थकान, दर्द या उदासी का एहसास करा सकते हैं। और जब आंत की परत कमजोर हो जाती है, जिसे आजकल लोग लीकी गट भी कहते हैं, हाँ, सुना है इसके बारे में। तो बैक्टीरिया या उनके टुकड़े खून में पहुंचकर पूरे शरीर में हल्की क्रॉनिक सूजन पैदा कर सकते हैं। इसे मेटाबॉलिक टॉक्सीमिया कहते हैं और ये मोटापा, डिप्रेशन, कई बीमारियों से जुड़ा है। तो जब ये दिमाग आंत का संवाद गड़बड़ा जाता है, तब क्या होता है? क्या यहीं से आईबीएस जैसी समस्याएं आती हैं? हाँ, बहुत हद तक। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रॉनिक कब्ज, फंक्शनल हार्टबर्न, ये सब ब्रेन गट डिसऑर्डर माने जाते हैं। अमेरिका में करीब 15% लोग इनसे प्रभावित हैं। लक्षण बड़े आम होते हैं, पेट फूलना, गुड़गुड़ाहट, दर्द, मतली, लेकिन अक्सर मरीज इन्हें अपनी भावनाओं या तनाव से जोड़ नहीं पाते। किताब में बिल का जिक्र था, जिसे साइक्लिकल वॉमिटिंग सिंड्रोम था, मतलब बार बार उल्टियों के दौरे पड़ना। हाँ, और ये दौरे अक्सर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या टेंशन के बाद होते थे। ये दिमाग में सीआरएफ, जो मुख्य स्ट्रेस हार्मोन है, उसके ज्यादा निकलने से जुड़ा था। या फिर फ्रैंक का केस था, जिसे पत्नी की मौत के बाद अचानक आईबीएस और गले में कुछ अटके होने, ग्लोबस सेंसेशन जिसे कहते हैं, वो अनुभव होने लगा। इन मामलों में तनाव एक बड़ा ट्रिगर होता है, साफ दिखता है। तो ये तनाव कैसे काम करता है? क्या ये हमारे अंदर पहले से प्रोग्राम्ड होता है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे? कुछ हद तक हाँ। हमारे भावनात्मक ऑपरेटिंग प्रोग्राम होते हैं। ये हमारे जीन्स और बचपन के अनुभवों का नतीजा होते हैं। ये तय करते हैं कि हम तनाव पर कैसे रिएक्ट करेंगे। कुछ लोगों में ये सिस्टम ज्यादा संवेदनशील, मतलब हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। दिक्कत यह है कि जब एंडोस्कोपी जैसे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो डॉक्टर अक्सर इन लक्षणों को सिर्फ दिमाग में कहकर खारिज कर देते हैं। मरीज को लगता है कोई सुन नहीं रहा आता है ना? क्या बचपन के माहौल को बेहतर बनाकर हम इन समस्याओं को कुछ हद तक रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं? और आजकल हम मोटापा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, एएसडी, अल्जाइमर्स जैसी समस्याओं में भयानक बढ़ोतरी देख रहे हैं।
क्या इसका भी हमारे माइक्रोब से कोई लेना देना है? बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि हाँ, बिल्कुल है। पिछले 50-60 सालों में हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, हाँ, प्रोसेस्ड फूड, कम फाइबर। बिल्कुल, और एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल, इन सब ने हमारे आंत के माइक्रोबायोटा को बहुत बदल दिया है। ऑटिज्म का आंकड़ा देखिए, 1966 में 10,000 में 4 या 5 बच्चे थे। 2014 तक आते आते ये 58 में 1 हो गया। इतना ज्यादा? हाँ, और अल्जाइमर के मामले 2050 तक तिगुने होने का अनुमान है। ये चिंता वैसे नई नहीं है। पुराने जमाने में भी ऑटो इंटॉक्सिकेशन यानी आंत में जहर बनने का डर था। आज लोग कैंडिडा, फूड एलर्जी, लीकी गट को लेकर परेशान हैं। तो ये माइक्रोब्स हमारे लिए करते क्या हैं? क्या ये सिर्फ मेहमान बनकर रहते हैं या कुछ काम भी आते हैं? अरे, ये मेहमान नहीं, साथी हैं। सहजीवन, सिम्बायोसिस कहते हैं इसे। ये रिश्ता अरबों साल पुराना है। हाइड्रा जैसे छोटे समुद्री जीव भी पाचन के लिए माइक्रोब्स पर निर्भर है। हमारे आंत के माइक्रोब्स भी खाना पचाने में मदद करते हैं, विटामिन बनाते हैं, जैसे विटामिन के और कुछ बी विटामिन्स, और जहरीले पदार्थों को निकालने में, डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करते हैं। बदले में हम उन्हें रहने की जगह और खाना देते हैं। एक लेन देन है। और ये हमसे बात कैसे करते हैं? क्या ये भी सिग्नल भेजते हैं दिमाग को? हाँ, ये मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ये बहुत जरूरी हैं, और साइटोकाइंस जैसे मॉलिक्यूल बनाकर भी हमारे शरीर और दिमाग से संवाद करते हैं। कुछ वैज्ञानिक तो मेलैंकोलिक माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे रोगाणु जो उदासी पैदा कर सकते हैं, या फिर साइकोबायोटिक्स, ऐसे माइक्रोब्स जो मनोदशा बदल सकते हैं। साइकोबायोटिक्स, ये क्या चीज है? सुनने में बड़ा फैंसी लगता है। हाँ, ये ऐसे माइक्रोब्स हैं जो दिमाग पर असर डालने वाले केमिकल बना सकते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया गाबा बनाते हैं। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो एंजाइटी कम करने में मदद करता है। इसीलिए प्रोबायोटिक्स पर इतनी रिसर्च हो रही है, जैसे लैक्टोबैसिलस, बिफिलोबैक्टीरियम। अच्छा, वो दही वाले अध्ययन का भी जिक्र था शायद। हाँ, क्रिस्टन टिलिश का अध्ययन। उसमें पाया गया कि जिन महिलाओं ने प्रोबायोटिक दही खाया, उनके दिमाग की एक्टिविटी में भावनाओं को प्रोसेस करते समय बदलाव देखे गए, उन महिलाओं के तुलना में जिन्होंने नहीं खाया था। और वो चूहे जिन्हें बिना माइक्रोब्स के पाला गया था, जर्म फ्री चूहे। हाँ, जर्म फ्री चूहे। उनका व्यवहार और दिमाग का रसायन, मतलब ब्रेन केमिस्ट्री, सामान्य चूहों से अलग होती है। वो ज्यादा तनावग्रस्त रहते हैं, और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी नाम का पैरासाइट तो कमाल ही कर देता है। वो क्या करता है? ये चूहों के दिमाग को ऐसे बदलता है कि उन्हें बिल्लियों से डर नहीं लगता, बल्कि वो बिल्लियों की तरफ आकर्षित होते हैं, ताकि वो आसानी से शिकार बन जाएं और पैरासाइट बिल्ली के अंदर जाकर अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। ये दिखाता है कि माइक्रोब्स व्यवहार को कितना ज्यादा बदल सकते हैं। ये सब लगता है बचपन के ही शुरू हो जाता है ना। कहा जाता है कि पहले 3 साल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये वो महत्वपूर्ण समय है जब हमारा दिमाग, आंत, माइक्रोबायोम अक्ष प्रोग्राम हो रहा होता है। इसकी नींव रखी जा रही होती है। एसी यानी एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस स्टडी ने साफ दिखाया है कि बचपन के बुरे अनुभव जैसे दुर्व्यवहार, उपेक्षा, घर में हिंसा, इनका असर बड़े होने पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जेनिफर की कहानी याद है किताब में? बचपन का ट्रॉमा और फिर बड़े होकर आईबीएस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक सीधा लिंक दिखता है। तो क्या बचपन के ये बुरे अनुभव हमारे डीएनए को बदल देते हैं? डीएनए का सीक्वेंस नहीं बदलते, लेकिन उसके ऊपर कुछ केमिकल टैग लगा देते हैं, स्विच ऑन या ऑफ करने जैसे। इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। ये टैग तय करते हैं कि कौन सा जीन कब और कितना काम करेगा। इस तरह तनाव या ट्रॉमा का असर पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकता है। ऐसा हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स के बच्चों में देखा गया है, और जानवरों पर हुए अध्ययनों में भी। लेकिन क्या इसे बदला जा सकता है? एक बार प्रोग्रामिंग हो गई तो क्या वो पत्थर की लकीर है? नहीं, उम्मीद तो है। हमारा माइक्रोबियल इकोसिस्टम लचीला, मतलब रेजिलिएंट भी होता है। इसे एक ऐसे पायसाज या लैंडस्केप की तरह सोचें जिसमें कई घाटियां हैं, स्टेबल स्टेट्स। कुछ घाटियां सेहत वाली हैं, कुछ बीमारी वाली। जिंदगी के झटके, जैसे कोई इन्फेक्शन या तनाव, हमें एक घाटी से दूसरी में धकेल सकते हैं। लेकिन सही खानपान, तनाव प्रबंधन, प्रोबायोटिक्स वगैरह से हम वापस सेहत वाली घाटी में आने की कोशिश कर सकते हैं। श्रीमती स्टोन का केस याद है? मेक्सिको में पेट खराब होने के बाद उन्हें पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस हो गया था। शायद इसलिए कि तनाव के कारण उनका माइक्रोबियल सिस्टम पहले से ही कमजोर या कम लचीला था। वो आसानी से बीमारी वाली घाटी में चली गईं। और खान-पान, इसका इस सब में कितना बड़ा रोल है? आजकल का खान-पान तो पुराने जमाने से बहुत ही अलग है।
जमीन आसमान का फर्क है। आज का पश्चिमी या उत्तर अमेरिकी आहार एनिमल फैट, चीनी, प्रोसेस्ड चीजों और एडिटिव से भरा पड़ा है। इसकी तुलना करें अमेज़न के यानोमामी लोगों के आहार से। ज्यादातर पौधे, थोड़ा जंगली मांस, बिना नमक और किण्वित यानी फर्मेंटेड चीजें। या फिर भूमध्य सागरीय आहार, जैतून का तेल, मछली, खूब सारी सब्जियां, फल, थोड़ी वाइन और बहुत कम लाल मांस। लेखक ने इटली के फिरमो शहर का जिक्र किया था, जहां उन्होंने पारंपरिक स्थानीय भोजन का अनुभव किया था। हाँ कितना फर्क महसूस हुआ होगा? हाँ, और भूमध्य सागरीय आहार के फायदों पर तो ढेरों रिसर्च हैं। दिल की सेहत, दिमाग की सेहत, लंबा जीवन। दूसरी तरफ हमारा आधुनिक आहार कई तरीकों से दिमाग आंत के कनेक्शन को बिगाड़ता है। ज्यादा एनिमल फैट आंत में सूजन पैदा कर सकता है, जिसे मेटाबॉलिक एंडोटॉक्सीमिया कहते हैं, भले ही वजन ज्यादा ना हो। ये दिमाग के उस हिस्से हाइपोथैलेमस में पेट भरने के सिग्नल को गड़बड़ा सकता है, जिससे हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं। और फूड एडिक्शन जैसी बातें, क्या वो भी इससे जुड़ी हैं? हाँ, ये उसे भी बढ़ावा दे सकता है। मीठी और फैटी चीजों की लत। साथ ही ये आंत की परत को ज्यादा लीकी बना सकता है, जिससे सूजन वाले मॉलिक्यूल खून में आसानी से जा सकते हैं। खाने में डाले जाने वाले एडिटिव्स जैसे एमल्सिफायर्स और वाइटल ग्लूटेन भी माइक्रोबायोटा को बदलकर सूजन बढ़ा सकते हैं। और माँ का दूध, सुनाए वो बच्चे के माइक्रोबायोम के लिए बहुत खास होता है। हाँ बिल्कुल, माँ के दूध में HMOs यानी ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स नाम की खास शुगर होती हैं। ये ऐसी शुगर हैं जिन्हें बच्चा खुद नहीं पचा सकता। ये सिर्फ बच्चे के पेट के अच्छे बैक्टीरिया जैसे बिफिडोबैक्टीरियम को पोषण देने के लिए बनी हैं। ये प्रकृति का अद्भुत तरीका है बच्चे के माइक्रोबायोम को सही दिशा देने का, उसकी नींव रखने का। हमारे खानपान के आधार पर लोगों में अलग अलग तरह के माइक्रोबियल प्रोफाइल या एंट्रोटाइप्स भी पाए जाते हैं। कोई ज्यादा मांसाहारी है, कोई शाकाहारी। कुल मिलाकर हम जो खाते हैं वो सीधे हमारे पेट के बैक्टीरिया और उनके जरिए हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। तो इस पूरी गहरी चर्चा का निचोड़ क्या है, अगर श्रोताओं को कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो? पहली बात तो ये कि शरीर को सिर्फ एक मशीन समझने वाला मॉडल, खासकर पुरानी बीमारियों को समझने के लिए नाकाफी है। दिमाग और आंत का कनेक्शन बेहद जरूरी है, उसे समझना होगा। ठीक है। दूसरा, हमारी आंत में वाकई एक दूसरा दिमाग है, एक जटिल नर्वस सिस्टम जो स्वतंत्र रूप से काम करता है और मुख्य दिमाग से लगातार नसों, हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम के जरिए बातचीत करता है। और इस बातचीत में हमारे पेट की माइक्रोब्स भी पूरी तरह शामिल हैं, वो भी खिलाड़ी हैं। हाँ, और गट फीलिंग्स। वो जो गट फीलिंग्स होती हैं वो सिर्फ कहावत नहीं है, वो असली शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं जो हमारी भावनाओं से गहराई से जुड़ी हैं। जब ये कनेक्शन बिगड़ता है तो IBS जैसी समस्याएं होती हैं, जिनका रिश्ता अक्सर तनाव और बचपन के अनुभवों से होता है। चौथा, हमारे पेट के ये नन्हे साथी माइक्रोबायोटा। हाँ, चौथा, ये माइक्रोबायोटा हमारे मूड, व्यवहार, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। और बचपन की प्रोग्रामिंग, जिसमें जीन्स, एपिजेनेटिक्स और माइक्रोबायोम का विकास सब शामिल है, हमारी पूरी जिंदगी की सेहत की नींव रखती है। और पांचवा, शायद सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक बात, हमारा खान-पान, डाइट। ये हमारे माइक्रोबायोम और दिमाग आंत के संवाद को सीधे तौर पर गहराई से प्रभावित करता है। पारंपरिक आहार जैसे भूमध्य सागरीय डाइट सेहत के लिए अच्छे हैं, जबकि आधुनिक प्रोसेस्ड फूड नुकसानदेह हो सकता है। साफ तौर पर। तो संक्षेप में कहें तो हमारी आंत और हमारा दिमाग एक अटूट रिश्ते में बंधे हैं, और इस रिश्ते को हमारे माइक्रोब्स, हमारी जीवन शैली और हमारे अनुभव लगातार शक्ल दे रहे हैं। ये एक डायनामिक चीज है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि हम इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ तय हो चुका है। अपनी गट फीलिंग्स पर ध्यान दें, वो कुछ बताने की कोशिश कर रही होती हैं। खान पान में विविधता लाएं, साबुत अनाज, फल, सब्जियां ज्यादा खाएं, खासकर पौधे आधारित चीजें। एनिमल फैट और प्रोसेस्ड फूड कम करें, एडिटिव्स से बचें, दही, किमची, कांजी जैसे फर्मेंटेड फूड शामिल करें। थोड़ा थोड़ा खाएं, पेट ठूस कर नहीं। तनाव या गुस्से या उदासी में खाने से बचें, और जब मुमकिन हो दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर आराम से खाने का आनंद लें। ये भी जरूरी है। बहुत अच्छी सलाह। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। अगर बचपन के अनुभव
और माइक्रोबायोम का हमारी पूरी जिंदगी की सेहत और शायद हमारी पर्सनैलिटी पर भी इतना गहरा असर पड़ता है, तो क्या भविष्य में समाज को बच्चों के शुरुआती सालों के माहौल पर सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि भावनात्मक स्वास्थ्य और लचीलेपन के लिए भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खासकर इस दिमाग आंत माइक्रोबायोम के नजरिए से? सोचने वाली बात है।